नमस्कार, लिविंग न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं नॉर्दर्न स्टेट। हिमाचल में तबाही, पहाड़ दरक रहे हैं, ऊपर से बादल फटने की तबाही मची है। नीचे कहर बरपाती नदियां, लोगों की जाने जा रही है। हिमाचल का मंडी कुदरती कहर का एपिसेंटर बना है, लेकिन सवाल एक ही है कि ऐसा क्यों? कुदरत तो कुदरत है, लेकिन धरातल पर तैयारियां क्यों नहीं हुई? सरकार ने कुछ किया क्यों नहीं? और पहले से तैयारियां क्यों नहीं थी? क्या तबाही का इंतजार कर रही थी सरकार? हिमाचल सरकार की हम बात कर रहे हैं। मंडी में कुदरत का कहर आपने देख ही लिया। जो अपनों से बिछड़ गए उनका भी क्या कसूर था? अब चाहे कोई कुछ भी कह ले, पर प्रजा तो राजा को ही पूछेगी कि तैयारियां क्यों नहीं की थी। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए जुड़ेंगे। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में लगातार जो है फ्लैश फ्लड जैसी घटनाएं हुई। मुकेश अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, और आपका बहुत बहुत स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज पे सर। धन्यवाद जी देखिए सर, सबसे पहले तो मेरा आपसे यही सवाल रहेगा कि हिमाचल प्रदेश में देखिए तबाही, इससे पहले ऐसा तो नहीं है कि इस तरीके की बरसात हिमाचल प्रदेश में नहीं हुई होगी। आज से पहले हमने तस्वीरें देखी थी कि कितनी ज्यादा तबाही हिमाचल में हुई थी। तो इस बार इंतजार कर रही थी क्या सरकार? इस बार तैयारियां किस तरीके से की गई थी? पूरी है और एडमिन पूरी तरह गेयर अप है। और आप मौके पे आके देखें कि किस लेवल पे काम चल रहा है, युद्ध स्तर पे। अगर माफ कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। जी है देखिए, हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। मुकेश अग्निहोत्री जी, आप थोड़ा सा कैमरे से थोड़ा पीछे होके बैठिए ताकि हम आपको देख सके। जी, अब आप पूरे विंडो में आ रहे हैं। जी बताइए। अब यहाँ पे बड़े पैमाने पे तबाही हुई है, बादल फटे हैं। और बादल फटने के साथ साथ 5-6 घंटे इतनी भारी भरकम बारिश हुई है उस रात कि नीचे ये पहाड़ी इलाका है और पानी जैसे जैसे नीचे आया उसने सारा क्षेत्रों को तबाह कर दिया। 25 से 30 गांव ऐसे हैं जहाँ पे भयंकर तबाही हुई है। लेकिन अगर आप किस ढंग से काम हो रहा है, कल हमने देखा था कि जो हमारा रोपवे है मंडी से इस कॉन्स्टिट्यूंसी को जो लगता है, वो हमने लोगों के लिए खोल दिया। सारी 12 पंचायतें उसके साथ जुड़ सकती हैं उससे राशन ले जाने के लिए और उसमें लोगों को ले जाने के लिए। और उसमें टिकट हमने छोड़ दिया फर्दर ऑर्डर्स तक, जब तक हम लोगों को सामान पहुंचा सकें। और नीचे एक ब्रिज 2 बह गए हैं, बाखली ब्रिज है वो बह गया है। तो वहाँ पे ब्रिज लगाने के लिए, वैली ब्रिज लगाने के लिए अभी मैं और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हम इकट्ठे थे। हमने उसको भी कुल्लू से मंगवाया गया है जी। तो उसको किस ढंग से वह लगाना है उस पे काम चल रहा है। बिजली की बहुत भारी तबाही हुई है क्योंकि ट्रांसफार्मर बह गए हैं। 20 से 25 ट्रांसफार्मर तो ऐसे हैं जो मिसिंग है पूरी तरह, और किलोमीटर गई है। लेकिन काफी जगह हमने बिजली बहाल की है। ट्रांसफार्मर शिमला से मंगवाए हैं, तारे मंगवाई हैं और उस पे काम चल। पानी की स्कीमें 121 करोड़ रुपए की हमारी यहाँ की स्कीम थी, वो बर्बाद हो गई। बिल्कुल 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 अग्निहोत्री जी, लेकिन सवाल तो यही है, आपने जिस तरीके से कहा कि देखिए बिजली के ट्रांसफार्मर ठप हो गए हैं, लोगों के घरों में बिजली नहीं है। अगर आम जनता से पूछा जाए तो उनका यही कहना है कि स्वच्छ पीने का पानी हमें उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, बिजली नहीं है। ऐसे में सरकार क्या करेगी? अब तैयारियां किस तरीके की है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप आके देखें, लोगों से आप पूछें कि गवर्नमेंट किस ढंग से काम कर रही है,
और पानी के लिए ट्रकों के ट्रक हमने पाइपें यहाँ पहुँचा दिए, सारा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे भेजा हुआ है। हमारे दोनों इंजीनियर इन चीफ यहाँ पे हैं, चीफ इंजीनियर्स यहाँ पे हैं। एक्सियन हमने 4 बाहर से भेजे हैं, 8-10 जेईज हमने बाहर से भेजे हैं यहाँ पे, जो डिफरेंट में लगे हुए हैं कि किस ढंग से पानी मुहैया करवाना है। राहत शिविर लगे हैं, उनमें जिन लोगों के पूरे मकान बह गए हैं उनको उनमें ठहराया गया है, उनको खाने किस ढंग से खाना देना है, हमारे साथ माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में टोक रही हूँ। हमारे साथ लिविंग इंडिया न्यूज के सीईओ और मैनेजिंग एडिटर जुड़ चुके हैं, दिनेश शर्मा जी, वो भी आपसे सवाल पूछेंगे। जी दिनेश जी, नुकसान अगर हिमाचल प्रदेश में बात करें तो कहाँ सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है? सबसे ज्यादा नुकसान तो सिराज क्षेत्र में हुआ है। यहाँ पे लगभग 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसियां प्रभावित हुई हैं। सिराज है, करसोग है, नाचन है, धर्मपुर है। और लेकिन अगर आप देखें कि नुकसान के हिसाब से तो सिराज में भारी भरकम नुकसान हुआ है और 25-30 गांव जो हैं पूरी तरह चपेट में आए हैं, क्योंकि बादल फटा है। और फिर रात अंधेरी थी, 11 बजे के आसपास ये घटना हुई और उसके बाद 5-6 घंटे इतनी तेज बारिश हुई है कि लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। फिर भी काफी लोगों की जानें बच गई हैं। ईश्वर का आप रहम कहें कि किस तरीके से लोगों की जान बची। कुछ लोग दब गए थे, वो भी निकाल लिए गए हैं। लेकिन आप अगर मौके पे देखें, लोगों के बगीचे जो है नीचे सड़क पे आ गए हैं, सेब के पूरे बगीचे, और जो है डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं, बिल्डिंग्स जो हैं, उनको नुकसान हुआ है। हमारे फॉरेस्ट की वाटिकाएं थी, उनको नुकसान हुआ है। लोगों की गाड़ियां उसमें ध्वस्त हो गई हैं। मकान पूरे के पूरे लोगों के चले गए हैं। तो इसलिए नुकसान का अगर आप देखें तो ग्राउंड जीरो पे देखें आप तो ये टफ टेरेन है। लगभग 100 के आसपास जेसीबी इस वक्त लगी हुई हैं। जी, कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रही है मुकेश जी? क्या रोड क्षतिग्रस्त हो गए, रोड टूट गए, किए गए? और जगह जगह जो है, जहां भी चाहिए, खंबे चाहिए हैं, ट्रांसफार्मर चाहिए हैं, पाइपें चाहिए हैं, हर चीज के लिए जो है ड्यूटियां लगाई गई हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया कि राहत शिविर लगाए जाएं और उनमें लोगों के खाने का प्रबंध। जल शक्ति के हमारे जितने रेस्ट हाउसेज हैं वो सारे हमने लोगों के लिए खोल दिए हैं। उसमें जिनके घर चले गए हैं उनमें उनको ठहराया जा रहा है, वहाँ उनको खाना खिलाया जा रहा है। जी, तो मुकेश जी आप कह रहे हैं कि सरकार जो है पूरी तरह से ग्राउंड जीरो पर है और पूरी मदद जो है, राहत जो है लोगों को पहुंचा रही है। जी, अब नुकसान 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। हिमाचल प्रदेश में 70 से ज्यादा जानें चली गई हैं। इस अकेली कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही भारी भरकम नुकसान है। तो और टेरेन को देखते हुए अब नाग तक सड़क खोलने के लिए आपके सामने डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दोनों अगर मौके पे खड़े हैं और सड़क खुलवा रहे हैं, तो इससे ज्यादा सर्विस को कैसे प्रेस किया जा सकता है। सारे इंजीनियर इन चीफ पीडब्ल्यूडी के भी यहाँ पे हैं, आईपीएच के भी यहाँ पे हैं, टॉप ऑफिसर बिजली के सारे यहाँ पे हैं। मौके पे आके अगर आप देखें, पर लेकिन नुकसान जिस तरीके से हुआ है उसको जो है भरपाई करना कोई आसान काम नहीं है। केंद्र को भी हमारी मदद करनी चाहिए इसको देखते हुए, और तो फौरी मदद करनी चाहिए। जी, तो मुकेश जी क्या केंद्र सरकार से बातचीत की गई? गृह मंत्री से आपने, मुख्यमंत्री ने या आपकी तरफ से बातचीत की गई, उनसे मदद मांगी गई है? केंद्र क्या मदद कर रहा है? नहीं, केंद्र ने कहा है, मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया है कि हम आपकी मदद करेंगे। आपको मालूम है कि सिराज कॉन्स्टिट्यूंसी तो लीडर ऑफ अपोजिशन की कॉन्स्टिट्यूंसी है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर की कॉन्स्टिट्यूंसी है जी। और वहाँ पे सरकार जो है पूरा पेन लेके यहाँ पे काम कर रही है। कोई ऐसा आरोप लगाए कि सरकार जो है काम नहीं कर रही है या ढीली है या तैयारी नहीं है। इतनी जेसीबीज है लगी हुई हैं, आर्मी यहाँ पे बुला ली गई है, सीआरएफ हमारा एनडीआरएफ है और एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पे लगी हुई हैं, आईटीबीपी यहाँ पे बुला ली हुई है जी। तो आप कह रहे हैं कि केंद्र की जो एजेंसियां हैं वो भी राहत कार्यों में लगी हुई है वहां पर ग्राउंड जीरो पे?
हाँ बिल्कुल, आर्मी को जब समन किया गया है, जब वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स को यहाँ पे बुलाया, लेकिन अब मौसम देखो ना कि मौसम ऐसा है कि हेलीकॉप्टर्स उड़ नहीं पा रहे। आज एक सॉटी हुई थी, उसके बाद दोबारा राशन भेजना मुश्किल हो गया है, तो खच्चरों का भी सहारा लिया जा रहा है, इंसान को भी जो है सामान देके भेजा जा रहा है। तो प्रयास हमारे से जितने संभव हैं वो किए जा रहे हैं। जी, तो आप कह रहे हैं कि देखिए इस समय जो है राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपने खुद कहा नेता विपक्ष जयराम ठाकुर, उनका क्षेत्र पड़ता है ये आरोप, आप कह रहे हैं कि आरोप लगाए गए। इस समय जो है, ये समय जो है आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। आपको लगता है कि सबको साथ मिलकर जो है, ताकि फौरी तौर पर जो है पहले लोगों को मदद जो है वो मुहैया करवाई जाए वहां पर? देखिए, आपदा में राजनीति संभव ही नहीं है, और ये सब लोग हिमाचल के लोग हैं, वो चाहे जयराम जी की कॉन्स्टिट्यूंसी हो, चाहे किसी अन्य की कॉन्स्टिट्यूंसी हो, जब वहाँ पे आपदा आती है तो वो हिमाचल की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, और वहाँ के लोगों को सर्व करना, वहाँ के लोगों को बचाना तो हमारा जिम्मा है। अभी भी हम नाचन कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं, जहाँ पे 9 लोग इकट्ठे बह गए और उनके 9 डेथ्स हो चुकी हैं, तो उनके रेजिडेंस पे हम जा रहे हैं। तो जो संभव है देर रात तक हम यहाँ पे डटे हुए हैं, सरकार डटी हुई है, मिनिस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं। जी मुकेश जी, एक बात सामने आती है, आपने कहा कि बादल फटने की घटना हुई, बादल फटने के बाद जो है ये नुकसान हुआ। बादल पहले भी फटते थे, आपको कहीं लगता नहीं कि इसको असेस करने की जरूरत है कि क्या कहीं विकास जो है वो विनाश तो नहीं बन रहा है? देखिए, क्योंकि बादल बड़े फ्रीक्वेंटली फट रहे हैं, पिछली दफा भी हमारे को 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ जी, और भरकम नुकसान था ये हिमाचल प्रदेश का अब तक के इतिहास में। इस साल फिर जो है शुरुआत में ही 10 स्थानों पे बादल फटा है जी। तो ये आपकी बात सही है, मैं आपसे सहमत हूँ कि इसको स्टडी करने की जरूरत है कि बादल इतने फ्रीक्वेंटली क्यों फट रहे हैं, उसका रीजन क्या है, और जो है बारिश इतनी हैवी क्यों हो रही है, अनप्रेसिडेंटेड रेन जो है उसकी वजह से भी लोगों के मकान बह गए हैं, पूरे के पूरे खेत बह गए हैं, पशु बह गए हैं, और उनके जो है जिसको कहते हैं कि लोकल प्रॉपर्टीज उनकी जो वहाँ पे नज़दीक की थी सारी बह गई हैं, तो बगीचे बह गए हैं। तो इसलिए नुकसान का अभी तो आकलन ही नहीं किया जा सकता कि नुकसान का पैमाना कितना है। आम लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, गरीब का नुकसान हुआ है। एक बच्चा देखो 8 महीने का एक बच्चा बचा है, उसके पेरेंट्स चले गए हैं जी। तो ये त्रासदी भी जो है अभी तो शुरू हुए मानसून, और अभी शुरुआत में ही इतना बड़ा झटका हिमाचल को लग गया कि 700-800 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया और 70 जानें चली गई जी। तो इस तरह का देखिए, आपने खुद कहा कि स्टडी होनी चाहिए साइंटिफिक, क्या इसके कारण क्या है, क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही है, क्यों बादल फटने की घटना जो है पहले भी होती थी, नुकसान इतना नहीं होता था। कि आपको नहीं लगता कहीं जो जंगल कटे हैं, जंगल कटना भी एक कारण हो सकता है, पेड़ कटना बड़ी तादाद पर, यह भी एक कारण हो सकता है? नहीं, देखिए ये ऐसा मौका है, अभी हम इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहते कि विनाश की वजह क्या है, तो एक राजनीति हो जाएगी। इस समय हम मानवता के हिसाब से इस समय हम क्या मदद कर सकते हैं लोगों की, उसकी बात करना चाहते हैं। लेकिन इतना जरूर है, स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि टनों के हिसाब से पानी नीचे आता है, अपने साथ इतने भारी भरकम पत्थर लेके आता है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रिजेस बह गए हैं और बगीचे बह गए हैं और जगह जगह नाले जो है उन्होंने रूट बदल दिया है। तो इसलिए ये आने वाले समय में चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन इस समय तो मैं समझता हूं कि हम जितना भी जनता की सेवा कर लें और उनकी मदद कर लें, उन तक पहुंच लें, उनको मर्रम लगा रहे, क्योंकि बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, लोगों में खौफ का माहौल है, लोग डरे हुए हैं, लोगों की प्रॉपर्टीज चली गई हैं, सारी जीवन की कमाई चली गई है जी। तो ये डर कम हो मुकेश जी, इसीलिए आप और जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है वो लोगों के बीच में है, ग्राउंड जीरो पे हैं, और आप उनको क्या आश्वासन देंगे हमारी
चैनल के माध्यम से, ताकि लोग जो डरे हुए हैं, आप कह रहे हैं, वो डर उनके अंदर से खत्म हो जाए कि सरकार उनके साथ है, सरकार ग्राउंड जीरो पर है, सरकार जो है सड़क पर है। बिल्कुल, इसीलिए हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, कैसे ये घटना घटित हुई और उस समय वो क्या कर रहे थे, बच्चे कहाँ पे थे, और किस ढंग से लोग बाहर आए, और हम क्या कर सकते हैं। हम उनको जो है किराए के मकानों में शिफ्ट करना है, रेस्ट हाउसेज में शिफ्ट करना है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज में शिफ्ट करना है, राहत शिविर लगाने हैं, और फिर हम कोई क्या पैकेज ला सकते हैं इनके लिए, इनके मकान द्वारा बनाने के लिए। इनकी जमीनें भी बह गई हैं, बहुत लोग लैंडलेस हो गए हैं, बहुत लोग होमलेस हो गए हैं। तो ये सारा देखना पड़ेगा, इसलिए ये जनता के बीच में आके हम उनसे बात कर रहे हैं। जी मुकेश जी, आप कह रहे हैं कि असेसमेंट करना पड़ेगा केंद्र सरकार से। अभी फौरी तौर पर आपकी मांग क्या रहेगी? केंद्र सरकार को देखिए, केंद्र सरकार की जो एजेंसीज हैं वो भी ग्राउंड जीरो पे हैं, और क्या मदद राज्य सरकार को आपको वहां पर मुहैया करवानी चाहिए? केंद्र को क्या मांग रहेगी आपकी? देखिए, ऐसा है ना कि देरी से मदद जो है उसका कोई फायदा नहीं होता है। अब इस समय मदद की दरकार है, इस समय मदद पे जरूरत है। जब आप देख रहे हैं कि सारे ट्रांसफार्मर चले गए हैं, खंभे चले गए हैं, तारें चली गई हैं, लोगों के पशु बह गए हैं, तो इस समय जो मदद होगी, जब पानी की स्कीमें जो है, हमारे अकेले जल शक्ति डिपार्टमेंट का ही 350 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। यहाँ पे बड़ी बड़ी स्कीमें बह गई, जो कि जिनको बनाने के लिए जो है सालों साल लग गए, वो स्कीमें जो है धरातल पर नजर नहीं आ रही हैं। हमारी बसेस फंसी हुई हैं, कम से कम लगभग 40-45 के आसपास बसें ऐसे इलाकों में फंस गई हैं जहां से उन्हें निकालना मुश्किल हो रहा है। अभी बच्चे फंसे हुए थे, तो हमने पथ परिवहन निगम की 3 बसें लगा के उन बच्चों को निकाला। तो मैं इस बात, जो आपके एंकर बोल रहे थे, तो मैं ये बात जरूर करना चाहता हूँ कि सिस्टम तो सारा गेयर अप है, सारी मशीनरी लगी हुई है, और इसमें आपसे कोई राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। जितना हमारे से संभव होगा विद इन रिसोर्सेज, यथा योग्यता से, हम वो करने का प्रयास कर रहे हैं। जी मुकेश जी, हमारे माध्यम से आप लोगों को अगर कोई संदेश देना चाहें, जनता को, हिमाचल की जनता को संदेश देना चाहें कि सरकार उनके साथ खड़ी है, और सरकार ना सिर्फ केंद्र सरकार से मदद मांग रही है, और मदद की दरकार है हिमाचल सरकार को, और उनके अंदर जो डर है, और ताकि आगे इस तरह की घटनाएं हो और लोगों को ये एहसास हो कि सरकार उनके साथ खड़ी है। अभी आप देखें कि मैंने 75 साल, 80 साल, 85 साल के बुजुर्गों से भी बात की। उन्होंने कहा कभी हमने जीवन में ऐसा तांडव देखा ही नहीं, कि इस ढंग का तो कभी पानी बरसा ही नहीं है इलाके में। तो वो खुद हैरान हैं कि सारे जीवन में ऐसा नहीं हुआ, ये क्या हो गया। तो इसलिए इस समय तो जैसा आप कह रहे हैं कि सरकार जितना भी जनता की मदद कर सकती है, हम करेंगे, और सरकार जनता के साथ खड़ी है। छोटे से लेके बड़ा कर्मचारी और अफसर जो है, सब लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मैं ये बताऊं कि ये एक हिमाचल का अद्भुत कल्चर है। जब मैं देखता हूं, अभी रास्ते में अभी मैं देख रहा था कि खंबे पे बारिश लगी हुई है, खंबे पे आदमी चढ़ा हुआ है, वो बिजली को रेस्टोर कर रहा है, और पानी की स्कीम को जो है नदी के बीच में जाके रेस्टोर कर रहा है। ये एक वर्क कल्चर है, और अपने लोगों की मदद का एक जो जज्बा है हिमाचलियों में, ये लाजवाब है। इसकी मैं जरूर तारीफ करना चाहूँगा। जी, तो आप कह रहे हैं कि देखिए, सवाल उठ रहा है, और इस समय जो है सवालों का नहीं, बल्कि जनता जो है, जनता की मदद करने का समय है। आप कह रहे हैं कि देरी नहीं हुई, सरकार जो है जब से ये त्रासदी हुई ग्राउंड पे थी, ग्राउंड जीरो पे थी, और लोगों की मदद कर रही है, और किसी को इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए, बल्कि सबको साथ मिलकर लोगों की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल, जब हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहे हैं और सारा सड़क रास्ते से करना है, और गाड़ियां सड़क रास्ते से नहीं चल पा रही हैं, और पैदल बहुत कुछ करना पड़ रहा है, और जहां लाइट नहीं है,
वहाँ पे डीजल पहुँचा के जो है मशीनरी चलानी पड़ रही है। इवन हमारा रोपवे भी हम डीजल से चला रहे हैं, वहाँ भी ट्रांसफार्मर वगैरह वो नुकसान हो गया है। तो इसलिए हर संभव हम काम करेंगे और जो भी जनता की ज़रूरतें होंगी, और अभी शुरुआत में तो ये है कि लोगों को शेल्टर मिल जाए और लोगों को खाने पीने और पहनने की वस्तुएं मिल जाए, और बाकी डेवलपमेंट का तो चैप्टर बाद में होगा, क्योंकि नुकसान का इस समय अगर आप देखेंगे पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को, एरिया को विजिट करके, तो आपको लगेगा कि ये रेस्टोर करना कोई आम बहुत बड़ी चुनौती है। जी मुकेश जी, हम तो यही चाहेंगे कि जनता तक जो है मदद पहुंचे, चाहे आप हिमाचल प्रदेश सरकार करें या केंद्र सरकार करें, और हमारे माध्यम से अगर आप जनता को देखिए जो भी संदेश है देना चाहें, आपने जो बात कही कि सरकार ग्राउंड जीरो पे है, सरकार की मदद कर रही है, और केंद्र सरकार की तरफ से जो आपको मदद की ज़रूरत है वो जल्द से जल्द पहुंचेंगे। हम यही उम्मीद करते हैं कि ताकि जो लोग परेशानी में हैं और जिनका नुकसान हुआ है उनकी भरपाई हो, और विकास जो है विनाश अगर बन गया है तो इस पर भी रीअसेसमेंट होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में। आप हमारे साथ जुड़े और लिविंग इंडिया न्यूज़ से बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप इसी तरह जो है जनता की जो परेशानियां हैं उनको ग्राउंड जीरो पे अच्छे से देखें, और ताकि जो लोग परेशान हैं उन तक राहत पहुंचे जल्द से जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुकेश जी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपका भी, और मुकेश अग्निहोत्री आपका भी। तो देखिए पहाड़ों में इस वक्त जो है मॉनसून की वजह से पहाड़ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गए। तो पहाड़ बड़े खूबसूरत होते हैं और इन दिनों काफ़ी ज़्यादा लोग भी पहाड़ों का रुख करने की चाह रखते हैं, लेकिन आपसे भी हम यही कहेंगे कि पहाड़ इन दोनों रौद्र रूप धारण किए हुए हैं। ऐसे जहां पर आप हैं अभी वहीं पर रहिए, और हिमाचल के लोगों से भी यही गुजारिश है कि घर पे रहिए, ज़रूरत हो तभी बाहर निकलिए और नदी नालों से दूर रहिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए लिविंग इंडिया न्यूज़।